आज बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनिस। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इस वीडियो में ये पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस के अंदर पक्सीनिया क्या है और पक्सीनिया जो एक तरह की फंगस है उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो पक्सीनिया के बारे में जानकारी लेते हैं। एज पर माइकोलॉजी, मैंने एक वर्ड बोला अभी, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी क्या है कि साहब स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंगस, उनका जो इन्फेक्शन का तरीका होगा या जो बीमारी पैदा करने का तरीका है, उस स्टडी को, उस एंटायर कंडीशन को, उस रेफरेंस को कहा जाएगा माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में एक टॉपिक आता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस। इसका कॉमन नेम, पक्सीनिया ग्रैमिनिस का कॉमन नेम आएगा स्टेम रस्ट, ब्लैक रस्ट, रेड रस्ट या रेड डस्ट। क्या रीजन है? रस्ट का यहां मतलब होगा जंग लगना। अब नॉर्मली जंग लगता है या रस्टिंग होती है तो किसी मेटल पे होगी, ठीक है, स्टेम या किसी भी तरह का ऐसा पार्ट जो पौधे का हिस्सा है। तो पौधों पे नॉर्मली किसी भी तरह का स्ट्रक्चर कहीं भी मेटेलिक नहीं है, तो फिर रस्ट क्यों बोला? बिकॉज ऑफ इट्स कलर। इसका जो कलर आएगा वो रस्टिंग जैसा कलर आएगा। मेरे पास जितनी अवेलेबिलिटी थी उस बेसिस पे मैंने कलर आपको यहाँ पे शो किया है कि फॉर एग्जांपल ये गेहूं की पत्ती है, तो गेहूं की या किसी दूसरे अनाज की जो पत्ती है उस पत्ती के ऊपर किस तरह से जंग लग रही है, या कह सकते हैं कि जंग के कलर का या रस्टिंग के कलर का जो स्ट्रक्चर है वो फंगस जनरेट कर रही है पत्ती पे, पत्ती को इन्फेक्ट कर रही है और उसके ऊपर इस तरह का कलर प्रोड्यूस कर रही है। तो कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने पक्सीनिया ग्रैमिनिस के बारे में स्टडी करी। यहाँ मैंने एक नाम लिख रखा है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यानी कि जो उत्तरी भारत के जो पठार या कह सकते हैं कि जो समतल एरिया है जहाँ पे खेती की जा सकती है। तो नॉर्थ इंडिया ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। तो गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है या जौ की खेती सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स में, यानी कि जो ऐसी जगह जहाँ पे गेहूं की खेती होती है, वहां सबसे ज्यादा पक्सीनिया ग्रैमिनिस की स्टडी करने के लिए नाम आता है के.सी. मेहता। ये बहुत बड़े डॉक्टर, प्रोफेशनल कह सकते हैं कि एक प्रोफेसर थे, बॉटनी के बॉटनिस्ट थे एक्चुअल में। तो करमचंद मेहता, इनके लिए ऐसा कहते हैं कि इन्होंने तब पक्सीनिया ग्रैमिनिस की स्टडी करी थी जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति। 1960s आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इस टाइम पे, इस एरा में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो उस टाइम से बहुत पहले 90s के 20s में, 1930s में, उस जमाने में जब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। अच्छा, भारत में क्या है ना कि जो खेती है इंडिया में, वो एग्रीकल्चर जो बिल्कुल बेसिक तरीके से होती है। आज भी हजारों साल पहले का मेथड काम आता है जो ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन इन्होंने और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने 1960s में सारी चीजें चेंज कर दी। इन्होंने क्या स्टडी किया कि जो पक्सीनिया है उसकी रिकरेंस कैसी है। रिकरेंस का मतलब यह होता है कि किस तरह से एक गेहूं की फसल के कटने के बाद में जब दूसरी फसल बोई जाती है तो कैसे पक्सीनिया वापस दूसरी फसल को भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो कुल मिला के इसके लिए कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ रिकरेंस ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनिस was highly studied, या कह सकते हैं studied in detail by डॉक्टर के.सी. मेहता या प्रोफेसर के.सी. मेहता इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। भारत के उत्तरी भारत में के.सी. मेहता ने सबसे ज्यादा स्टडी किस पे करी थी? पक्सीनिया ग्रैमिनिस पे। और फिर माइकोलॉजी को जब अपन पढ़ते हैं तो माइकोलॉजी की बुक्स में पक्सीनिया ग्रैमिनिस के साथ में नाम हमेशा किसका मिलेगा आपको? के.सी. मेहता का। मैं बता रहा था इसके बारे में कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो कॉमन नेम मैंने बताया स्टेम रस्ट, यानी कि स्टेम पे गेहूं है। देखो इसमें एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने कि नॉर्मली किन किन पौधों को ये परेशान करेगा या किन किन फसलों को ये खराब करेगा। ये जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस नाम का फंगस है, तो एक तो वीट को कर सकता है, एक ये बार्ले को कर सकता है, बार्ले माने जौ, और एक ये हाइब्रिड वैरायटी है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल में ट्रिटिकम स्टाइवम और सीकेल सीरियल। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप
प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे तो वीट को, जो कॉमन वीट है जिसको कह सकते हैं ब्रेड वीट, ट्रिटिकम स्टाइलम, ठीक है। वीट भी दो तरह के होते हैं, एक तो ब्रेड वीट है, एक ड्यूरम वीट है, मैं बताऊंगा इसके बारे में अभी। तो ट्रिटिकम स्टाइलम और सिकेल सीरियल, ठीक है। सिकेल सीरियल कौन है? ये एक तरह की घास ही है। जैसे वीट एक तरह की ग्रास स्ट्रक्चर है, ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे ही सिकेल सीरियल भी एक तरह का ग्रास है। तो इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस करवा दिया, और जो वैरायटी बनी उसको नाम दे दिया ट्रिटिकेल। तो इसके अंदर भी इंफेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, लेकिन नॉर्मली जब स्टडी की जाती है तो किस पे स्टडी की जाती है? वीट पे। आगे बात करते हैं इसकी। तो वीट के स्टेम पे रस्ट जैसी स्ट्रक्चर आएगी, इसलिए इसका नाम रख दिया स्टेम रस्ट। इसकी एक स्टेज है, मैं जब बताऊंगा आपको इसके लाइफ साइकिल के बारे में, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक स्टेज आती है इसकी, इसके पक्सीने रेमिसनेस के पूरे लाइफ साइकिल में। उस स्टेज में पत्तियों के ऊपर ब्लैकिश कलर का डिजाइन आता है। तो वो जो डिजाइन ब्लैक कलर का आता है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया? ब्लैक रस्ट। एक स्टेज में रेड कलर का डिजाइन आता है, तो रेड डस्ट या रेड रस्ट नाम रख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं पक्सीनिया ग्रैमिनिस किस कैटेगरी की फंगस है। ऑब्वियस सी बात है कि ये फंगस है। अच्छा, इसका पक्सीनिया ग्रैमिनिस नाम मैंने बताया नहीं आपको कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस क्यों आया। तो ग्रैमिनेसी, ग्रैमिनेसी फैमिली है गेहूं की। अब उसका नाम हो चुका है जैसे पोएसी, और पक्सीनिया पक्सीनी नाम के साइंटिस्ट के हिसाब से आया है। पक्सीनी नाम का एक साइंटिस्ट है, एक बायोलॉजिस्ट था, उनके ऑनर में ये नाम दे रखा है पक्सीनिया ग्रैमिनिस। तो रिलेटेड टू वीट फैमिली और रिलेटेड टू अ पर्सन, तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस। अब बात करते हैं कि किस तरह की फंगस है। तो कहते हैं कि साहब ये एक तरह का पैरासाइट है। नॉर्मली जो फंगसेस होती है वो या तो सेप्रोफाइट होती है, ठीक है, या फिर वो पैरासिटिक कैटेगरी में होती है। सेप्रोफाइट तो वो है जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेती है। कोई चीज अगर खराब हो रही है, सड़ रही है, तो उसके ऊपर जाकर के उसको इम्पैक्ट करती है, उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। एक कैटेगरी आती है फंगस की पैरासिटिक। पैरासिटिक में ये होता है कि वो चीजों को तो सड़ा रही है क्योंकि वो फंगस है, उसकी आदत है, लेकिन शुरुआत में वो इन्फेक्शन करेगी और अपना पूरा जीवन उसके ऊपर व्यतीत करेगी, या कह सकते हैं कि फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। इसलिए इसको नाम दिया जाएगा पैरासाइट, ठीक है। पैरा इन द सेंस किसी और पे, साइट का ऐसे याद कर सकते हैं कि पैरा इन द सेंस किसी और पे, और साइट का मतलब रहना। तो किस तरह का पैरासाइट है? तो बुक्स में लिखा हुआ आता है आपके पक्सीनिया के बारे में कि इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेटिव पैरासाइट। अब नॉर्मली पैरासाइट दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ऑब्लिगेटिव। फैकल्टेटिव मतलब कि जिस पैरासाइट के पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, और ऑब्लिगेटिव पैरासाइट का मतलब जिस पैरासाइट के पास ऑप्शंस नहीं है, या कह सकते हैं कि दो ऑप्शंस हैं, इन दो के अलावा वो अपना लाइफ साइकिल किसी पे कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये ऑब्लिगेटिव पैरासाइट है, यानी कि पक्सीनिया को अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो तरह के पौधों की रिक्वायरमेंट है। एक तो वीट है, और दूसरा जो ऑल्टरनेट होस्ट है, यानी कि दूसरा होस्ट। होस्ट का मतलब होता है जिसको इन्फेक्ट करेगा, जिस पर अपना जीवन यापन करेगा, जिसके ऊपर वो रहेगा, जिसके ऊपर वो अपना जीवन बिताएगा। एक तो मेन होस्ट कह लो, या प्राइमरी होस्ट कह लो, या इसको कह सकते हैं सीरियल होस्ट। सीरियल इसलिए बोला क्योंकि ये अनाज है, ये वाले जो होस्ट हैं ये सारे अनाज है, वीट, बार्ले, ट्रिटिकेल, ठीक है। और जो दूसरा होस्ट है वो ऑल्टरनेटिव होस्ट है, या इसको सेकेंडरी होस्ट कह सकते हैं। और ये जो एग्जांपल है ये आएगा इसमें कॉमन बारबेरी। बारबेरी एक तरह का प्लांट है, और ये पेड़ की कैटेगरी का या श्रब की कैटेगरी का प्लांट है, ये हर्ब नहीं है, ठीक है। वीट, बार्ले, ट्रिटिकेल ये सब तो हर्ब्स कैटेगरी के प्लांट है, और ये कैटेगरी कौन सी है? श्रब है। एक और ऑप्शन आता है कई बार बुक्स में, वो आता है महोनिया। महोनिया वैसे अपने सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, फिलहाल अपने को बात करनी है कॉमन, बारबेरी और वीट की। तो कुल मिला के पक्सीनिया का जो पूरा जीवन है वो दो पे डिपेंड है, एक तो वीट पे और एक बारबेरी पे। इसलिए इसको नाम दे रहे हैं ऑब्लिगेटिव। मतलब इन दोनों के अलावा ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता,
ठीक है। तो ऑब्लिगेटिव मतलब ज्यादा ऑप्शंस, या कह सकते हैं कि ऑप्शंस है ही नहीं, कुछ लिमिटेड कैटेगरी के होस्ट हैं, उनकी वजह से वो अपना जीवन यापन करेगा। तो ऑब्लिगेटिव पैरासाइट है। इसके बाद मैंने इसमें लिखा हुआ है ऑल 5 स्पोर्स। तो वैसे तो फंगस कई तरह के स्पोर्स बनाती है थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। 5 तरह के ऐसे स्पोर्स हैं जो बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी के होते हैं, या कह सकते हैं कि स्पेशल हैं फंगल वर्ल्ड में या माइकोलॉजी के वर्ल्ड में। वो 5 तरह के स्पोर इसके अंदर बनते हैं। अब जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं उनको ये चीज समझ में आती है कि पक्सीनिया कितनी टिपिकल कैटेगरी की फंगस है, क्योंकि इसके अंदर 5 स्पोर्स की लाइफ साइकिल जब आप समझते हो तो वहां आपको कंफ्यूजन आना शुरू होती है कि कौन सी स्टेज से कौन सी स्टेज में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो पार्ट 2 में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज मैक्रोसाइक्लिक एंड हेटेरोसियस पैरासाइट। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि मैक्रो इन द सेंस की बड़ा, साइक्लिक मतलब साइकिल। इसका लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है, 2 होस्ट पे डिपेंड है, इसलिए नाम दिया हेटेरोशियस। हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमोशियस मतलब एक ही होस्ट, या कह सकते हैं कि एक ही कैटेगरी के प्लांट को बार बार इन्फेक्ट करता है, अलग अलग प्लांट्स को, लेकिन कैटेगरी एक ही है, प्लांट का टाइप एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है हेटेरोशियस, यानी कि एक पौधा, यानी कि प्राइमरी होस्ट तो अलग है और सेकेंडरी होस्ट कोई दूसरे कैटेगरी का पौधा है। तो देखो यहाँ पे वीट मैंने कहा था एक तरह की ग्रास है, हर्ब है, ठीक है। और ये बारबेरी जो है एक तरह का श्रब है, एक तरह का बड़ा साइज का दिखने वाला पेड़ है, इसके ऊपर बेरीज लगती है। बारबेरी की बेरीज को खाया जाता है विटामिन सी के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें। देखो मैंने इसको माइक्रोसाइक्लिक और हेटेरोसिस को 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि मेन होस्ट कौन कौन है। मैंने रिपीट किया था अभी कि एक तो वीट है, एक बार्ले है, एक ट्रिटिकेल है, ओके। इन कैटेगरीज को, इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा कि ये मेन होस्ट है, या कह सकते हैं कि ये प्राइमरी होस्ट या सीरियल होस्ट कैटेगरी की स्ट्रक्चर है। आगे बात करते हैं कि इनकी खेती, या कह सकते हैं इनका जो सोइंग का टाइम है वो कब का है। तो ये रबी की फसल है पहली तो, ठीक है, रबी क्रॉप में आते हैं। रबी क्रॉप का जो सोइंग टाइम होता है वो होता है सितंबर टू अक्टूबर। अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे फोर्टनाइट, फर्स्ट फोर्टनाइट। तो नॉर्मली कहते हैं कि सितंबर की सेकंड फोर्टनाइट से अक्टूबर की फर्स्ट फोर्टनाइट तक आप गेहूं की खेती अगर करते हो तो अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी यील्ड आपको मिलती है, ठीक है। तो अगर नटशेल में बात करें तो नटशेल में कुल मिला के रबी फसल की जो बुआई है, हिंदी में बात करूं तो बुआई, इंग्लिश में करें तो सोइंग, सोइंग ऑफ द सीड्स फॉर रबी क्रॉप should be in this month, या कह सकते हैं कि in this duration of month, from September to October। इस टाइम पे शुरुआत करेंगे। तो हार्वेस्ट कब होगा? हार्वेस्ट होगा ये नियर बाय मार्च के आसपास। अभी होली आएगी और होली में नया गेहूं आता है जिसको लेकर के अपन होलिका दहन में ले जाके जलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो उसका कटने का टाइम है, हार्वेस्ट का टाइम। ग्रोइंग सीजन जो है वो इसका क्या कहलाएगा? ग्रोइंग सीजन, इसका ग्रोइंग सीजन कहलाएगा सितंबर से अक्टूबर से लगा करके मार्च के आसपास, ठीक है। इसका ग्रोइंग सीजन है। शुरुआत कहां से हो रही है? सितंबर टू अक्टूबर। तो नवंबर तक, दिसंबर तक, जनवरी तक इसका ग्रोइंग सीजन कहलाएगा। फरवरी के आते आते, मार्च के आते आते इसका टाइम आ जाएगा हार्वेस्टिंग पीरियड। तो देखो, जब तक तो गेहूं ग्रो करता है तब तक वो बड़ा हो रहा है साइज में, उसमें गेहूं बन रहा है, उसकी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, तब तक इन्फेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो पक्सीनिया ग्रैमिनीज सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करेगी? गेहूं में प्राइमरी होस्ट, यानी कि गेहूं को ही वो इन्फेक्ट कर रही है। तो पक्सीनिया ग्रैमिनीज को ये पता है कि मेरे को सितंबर से लगा करके जनवरी तक का टाइम है किसी गेहूं की क्रॉप को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेन होस्ट पक्सीनिया ग्रैमिनीज का मेन होस्ट यानी कि वीट कब इन्फेक्ट होगा? इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन को सही तरह से समझाऊं तो ये टाइम ड्यूरेशन होगी फ्रॉम सितंबर टू जैन। इस टाइम पीरियड में सबसे पहले इन्फेक्शन किस पे आएगा? वीट, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वीट से इन्फेक्शन इस पे कैसे आया। तो देखो, जैन के बाद में आएगा फेब और उसके बाद आएगा मार्च। तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ये देखो, नियर हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ मेन होस्ट। मेन होस्ट मतलब गेहूं।
गेहूं के कटने का टाइम आ चुका है। और कटने का टाइम क्यों आ रहा है? कटने का टाइम का मतलब आ रहा है कि मार्च का टाइम आ गया, तो रबी की फसल के कटने का टाइम है। तो देखो इसमें कितना एक साइकोलॉजिकल कह सकते हैं कि इनमें एक थिंकिंग है, जबकि फंगस है, इसमें ना तो कोई ब्रेन है ना कोई स्ट्रक्चर है। स्टिल ये सोच सकती है कि रबी की फसल कटने के बाद मैं कहाँ जाऊं, तो इसको दूसरा होस्ट चाहिए, ताकि इस मार्च से लगा करके अगले सितंबर तक ये उसको इन्फेक्ट कर सके। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक साल है, एक साल के 12 महीने। रबी की फसल शुरुआत होती है सितंबर से लगा करके मार्च तक, तो 6 महीने तक तो ये किसको इन्फेक्ट करके अपना न्यूट्रिशन गेन कर रही है? वीट को। उसके बाद में मार्च के बाद में क्या करे? क्योंकि मार्च के बाद में आता है खरीफ का सीजन या जायद का सीजन। रबी का सीजन तो गया, अब रबी का सीजन वापस कब आएगा? सितंबर में आएगा। तो ये जो बीच के 5-6 महीने हैं, 7 महीने हैं, इनमें क्या करें? तो इसने नया तरीका क्या निकाल लिया न्यूट्रिशन गेन करने का, कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ से जंप करके जाती हूँ किस पे? कॉमन बारबेरी पे। इसलिए इसको कह रहे हैं अपन सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेटिव होस्ट। लॉजिक आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, ये मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा मैं आपको पार्ट 2 में कि इसका लाइफ साइकिल एक्चुअल में है क्या। तो वीट दो तरह के हैं देखो, ठीक है। तो ब्रेड वीट हो गया, एक हो गया ड्यूरम वीट। ब्रेड वीट का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टाइवम, और ड्यूरम वीट का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम ड्यूरम। ड्यूरम एज इट इज ऐसा कैसा लिखना है, ठीक है। ब्रेड वीट जिससे चपाती बनती है, या जो अपना ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, वो सब बनता है, ठीक है। ड्यूरम वीट क्या है? थोड़ा मोटे साइज का गेहूं है। पास्ता, मैकरोनी और सेमोलाइना। सेमोलाइना मतलब सूजी, इसको उपमा भी कहते हैं बनने के बाद में, ठीक है। रवा भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें कौन से गेहूं से बनती है? ड्यूरम वीट से बनती। गेहूं से है, लेकिन इससे नहीं बनती, ध्यान रखना, ट्रिटिकम ड्यूरम से बनेगी। क्लियर? ये मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक कॉमन बारबेरी है, उसका मैंने यहाँ पे बॉटनिकल नेम लिखा है बर्बेरिस वल्गैरिस। तो हो सकता है आपको बुक्स में लिखा मिले कि वीट से ये जाता है बर्बेरिस प्लांट पे। तो बर्बेरिस कोई नहीं, कॉमन बारबेरी का ही बॉटनिकल नेम है बर्बेरिस वल्गैरिस, ठीक है। आगे बात करते हैं गेहूं के प्लांट की। तो गेहूं के प्लांट के स्ट्रक्चर में ये इसका स्टेम हो गया, इसकी लीफ हो गई। अच्छा, स्टेम पे मल्टीपल आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है जिसमें गेहूं लगे हुए होते हैं, ठीक है। और गेहूं के साथ में इस तरह से प्रोटेक्शन के लिए क्या होते हैं? इसके ऑन्स होते हैं। ये देखो तीखे तीखे, इनको मैंने लिख रखा है AWN। तो ये ऑन्स हो गए। ये ग्रेन हो गया, यानी कि गेहूं का दाना हो गया। और गेहूं का दाना जब कच्चा होता है तो इस शीथ के अंदर कवर होगा, इस वाले शीथ में। और जब पक चुका है तो ये शीथ फट गया। फटने के बाद में क्या कहलाएगा? ये ग्लूम कहलाएगा। इसका नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे पेडिसल। ये स्ट्रक्चर तो हो गया सिंगल ग्रेन का। और इस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन, हिंदी में तो बोलते हैं गेहूं की बाली, और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पाइक। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देंगे? स्पाइक। स्पाइक में आपको सीड दिखेगा, यानी कि गेहूं दिखेगा, और इसके ऑन्स दिखेंगे और छोटे छोटे ब्लूम्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये गेहूं का स्ट्रक्चर। पक्सीन ग्रैमिनीस किस किस को खराब करती है गेहूं में? वो स्टेम पे भी लग सकती है, ठीक है, तो स्टेम रस्ट बोल दिया था। लीफ को भी परेशान कर सकती है, इसकी कई वेराइटीज ऐसी जो लीफ के लिए होती है। दाने को भी खराब कर सकती है। ये ऑन्स पे भी लग सकती है, ये ग्लूम्स पे भी लग सकती है। तो कई तरह की सिचुएशन में गेहूं को इन्फेक्ट करती है। अच्छा, गेहूं पे जब फंगस ग्रो करती है तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लीफ की सरफेस है, इसने सरफेस के ऊपर इस तरह से एक शीट बना दी, कवर बना दिया, ठीक है। इस कवर बनाने से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, पत्तियों में से जो एक्सेस वाटर होता है वो निकल नहीं पाएगा, एक। दूसरा, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फंगस, फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आएगी। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इन द सेंस वाष्पोत्सर्जन, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। और फोटोसिंथेसिस के बारे में सब जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ये दोनों चीजें नहीं होगी। किसी भी पौधे के लिए दो चीजें मस्ट होती है, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर नहीं हो रही है तो पौधे की धीरे धीरे डिटेरियोरेशन होगी। डिटेरियोरेशन का मतलब उसकी बॉडी में वीकनेस आना शुरू होगी। जो ग्रेन साइज है,
जो उसका गेहूं का साइज है दाने का, उस दाने का जो साइज है, सीड ग्रेन का जो साइज है, वो प्रॉपर तरीके से बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। अच्छा, ये फंगस और क्या करेगी, ये फंगस उसके वेस्कुलर टिश्यू तक पहुंच जाएगी। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम, वहां जाकर के वहां से भी न्यूट्रिशन खींच लेगी। तो कुल मिला के पौधे को प्रॉब्लम होगी किस किस बेसिस पे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो नया खाना नहीं बन रहा, जो बन रहा था वो इसने ले लिया वेस्कुलर टिश्यू से, और जो एक्सेस वाटर था, जो मेटाबोलाइट्स थे गंदे, तो वो उसने ट्रांसपिरेशन के थ्रू, एक्सेस वाटर के थ्रू उसने बाहर नहीं निकाल पाया। तो कुल मिला के प्लांट की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो एक तरह से सफोकेट हो जाएगा, और सफोकेट होने के बाद में धीरे धीरे उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, पक्सीनिया ग्रैमिनेस का क्लासिफिकेशन आपके सामने है, वैसे ही बुक में भी दे रखा है। किंगडम इसका फंजाई है, डिवीजन इसका आएगा बेसिडियो माइकोटा, क्लास इसकी आएगी पक्सीनियोमाइसीटीज, ऑर्डर है पक्सीनियल्स, और फैमिली है इसकी पक्सीनिएसी, जीनस पक्सीनिया, स्पीशीज इसकी ग्रैमिनेस। कई जगह इसकी सभी स्पीशीज लिखी हुई आती है ट्रिटिसाई। ट्रिटिसाई इसलिए बोला बिकॉज गेहूं के लिए रिलेटेड। ट्रिटिसाई में कुछ नहीं करना आपको, लास्ट में TRITI करना है ना, ट्रिटिसाई, ये कंडीशन लिख देना आगे लास्ट में, TRITICI। तो ये इसकी सब स्पीशीज हो जाएगी जो लास्ट में आएंगी यहाँ पे, नॉर्मली नहीं लिखी जाती पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से पक्सीनिया ग्रैमिनेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया, एक तरह की ऑब्लिगेटिव पैरासाइट है, और इसके बारे में जो इसका लाइफ साइकिल है, जो इसमें 5 स्पोर्ट्स हैं, अब पार्ट 2 में या हो सकता है पार्ट 3 में आपको इसके बारे में जानकारी मिले कि 5 स्पोर्ट्स का एक्चुअल लाइफ साइकिल है क्या। थैंक यू।